सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फोमेनिया। लास्ट वीडियो में हमने एक कॉलम के रेनफोर्समेंट्स के बारे में बात की थी। उस वीडियो में आप लोगों ने मेन बार्स, स्टीरअप्स, फिर उसके बाद उनको अप्लाई की हुई कवरिंग्स और उसके बाद मैंने आप लोगों को स्टार्टर भी दिखाया था। हमारा ये प्राइमरी पार्ट हो गया रेनफोर्समेंट का। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी पार्ट आता है कास्टिंग करने के लिए, वो होता है उसका शटरिंग करना या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म वर्क करना। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे कॉलम के रेनफोर्समेंट प्लेस किए हुए थे, उसके रिंग्स टाई किए हुए थे, कैसे कवर्स प्लेस किए थे, तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे कॉलम की शटरिंग की जाती है, उसके फास्टनर्स, फिक्सनर्स या फिर हम कह सकते हैं कि उसके जो स्टिफनर्स होते हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, टाई बार कहाँ लगाया जाता है, कैसे उसको स्पैनिंग की जाती है, हाउ टू कीप इट इन डायगोनल या फिर उसको लेवल में कैसे रखना होता है। ये सारा कुछ आप लोग वीडियो में धीरे धीरे देख लेंगे। तो आप लोगों को अगर ये अच्छी तरह से समझना है कि कॉलम की शटरिंग कैसे की जाती है और क्यों करनी होती है, तो आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सो बेसिकली देखिए, शटरिंग करने का मेन रीज़न क्या होता है कि हम लोगों को उस कॉलम का कितने साइज़ में कास्टिंग करना है, शटरिंग के बॉक्स बनाकर हम उसे प्लेस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो कंक्रीट जो कि एक फ्लूइड स्टेट में होता है वो फ्लो ना हो जाए, वो उस जगह पर होल्डेड रहे। और होल्डेड रहने की वजह से जैसे जैसे वो ड्राई होने लगता है तो वो अपना शेप ले लेता है। तो इस शटरिंग को हम मोल्डिंग भी कह सकते हैं। तो जैसे ही वो कंक्रीट ड्राई होने लगता है वो उस फॉर्म वर्क का शेप ऑक्यूपाई करने लगता है। तो फिर 24 आवर्स के बाद नॉर्मली कॉलम्स की शटरिंग ओपन की जाती है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अर्लियर ओपनिंग की ज़रूरत होती है, फिर भी हमें 16 आवर्स के लिए उसे होल्ड पे रखना होता है और इसी के बाद हम उसे ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि शटरिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, सबसे प्राइमरी चीज़ जो शटरिंग करने के लिए ज़रूरी होती है वो होता है हमारा स्टार्टर। तो जब हम कॉलम का स्टार्टर फिल करते हैं, कॉलम के स्टार्टर को 24 आवर्स के बाद ओपन कर देते हैं, तो उसके बाद हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमारे शटरिंग को प्लेस करने का, जिससे कि हमें वो लाइन दोरी वापस चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें पता है कि कॉलम की क्या फेसिंग देनी है, किस साइड से कितना फेसिंग रहेगा उसका। उसके बाद प्रॉपर बॉक्स प्रिपेयर करते हैं और बॉक्स प्रिपेयर करने के बाद उसे कॉलम्स पे प्लेस करते हैं। तो कॉलम पे प्लेस करने के सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो पहले उस प्लैंक्स को ऑयलिंग करना होता है। ऑयलिंग करने से क्या होता है, जब हम उसे रिमूव करते हैं 24 आवर्स के बाद, कास्टिंग के 24 आवर्स के बाद, तो वो जो ऑयलिंग की वजह से क्या होता है कि वो जो कंक्रीट का सरफेस है वो प्लाई से चिपकता नहीं है, तो इजी रिमूवल के लिए अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से पहले शटर्स को या वो प्लैंक्स को ऑयलिंग की जाती है, फिर उन बॉक्सेस को प्लेस किया जाता है कॉलम पे, और प्लेस करने के बाद फिर उन्हें फिक्स किया जाता है स्टिफनर्स, फास्टनिंग करके, उसको वुडन प्लैंक्स लगाकर, नेल्स करके, तो नेल आउट करके उसे फिक्स किया जाता है प्रॉपर तरीके से। जब कारपेंटर उसे फिक्स कर लेता है, जब कोई भी जॉइंट उसका खुला नहीं रहता, कभी कभी क्या होता है कॉलम ज़्यादा बड़ा होने की वजह से हमारा कंक्रीट का क्वांटिटी ज़्यादा होता है और उसके लोड की वजह से या उसके वेट की वजह से जॉइंट्स ना खुल जाए, इसलिए प्रॉपर फास्टिंग या फिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स में शटरिंग की जाती है। प्रॉपर प्लेसिंग करने के बाद फास्टनिंग की जाती है, उसकी स्टिफनर्स लगाए जाते हैं। अगर कॉलम की साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है, यानी कि उसका एक लेंथ बड़ा होता है, तो हमें उसको टाई बार या स्पैनिंग, जिसे हम स्टिफनर्स कहते हैं, स्टिफनर्स का एप्लीकेशन करना होता है। तो ये सारा कुछ देखने के लिए आप लोग ये वीडियो को देखिए। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, इस वीडियो में आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे वुडन प्लैंक्स को कट किया जा रहा है। वुडन प्लैंक्स को कट करने के बाद इसे हम लोग ऑयलिंग करेंगे। इस तरह से इसे प्लेस करने के बाद जब हम इन प्लैंक्स को प्लेस करते हैं तो फिर उसको प्रॉपर स्टिफनिंग की जाती है, उसको प्रॉपरली फिक्स किया जाता है, नेल आउट किया जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं कि कैसे इसको प्लेस कर दिया है और इसको ये जो हम लोगों ने कनेक्टिविटीज़ दी है या फिर जिस चीज़ से हम लोग इसे फिक्स कर रहे हैं, इसे ये लोग शिकंजी कहते हैं, फास्टनर्स होते हैं ये, जिससे क्या होता है कि कॉलम अपनी जगह से मूव नहीं होता और प्रॉपर उसके जॉइंट सील हो जाते हैं, ताकि जब हम कंक्रीटिंग करें तो फिर उसके जो लिक्विड होता है या जो पानी होता है कंक्रीट में हमारे, उसका सेग्रीगेशन ना हो जाए, वो लीक ना हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर जॉइंट्स को सील किया जाता है और प्रॉपर तरह से फास्टनिंग की जाती है। अब कॉलम्स को जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये प्रॉप्स कनेक्ट किए हुए हैं, तो ये प्रॉपिंग्स या फिर इनको जैक मुंडा भी कहते हैं। तो ये जैक प्रॉप्स क्यों लगाए जाते हैं, ताकि हम लोग उसका लेवल ठीक रख
सके। कभी कभी क्या होता है कि कॉलम किसी एक साइड से झुक जाता है, तो वो झुकना अवॉइड करने के लिए या इग्नोर करने के लिए हमें इन जैक मुंडास को प्लेस करना होता है। ये जो जैक प्रॉप्स होते हैं, इनको प्लेस करने के बाद प्रॉपर तरीके से हमें चेक करना होता है कि इसका लेवल सही है नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटनेस है कि नहीं कॉलम की। तो ये प्लम बॉब की मदद से ओलंबा लेकर किया जाता है। तो जब हम चेक करते हैं उसमें कुछ भी डिफरेंस आता है तो हम प्रॉप्स को एडजस्ट करते हैं फ्रंट और बैक साइड से और उस कॉलम को स्ट्रेट करते हैं। कॉलम का जो वाइडर एरिया होता है वहां से हम लोग 2 साइड से चेक करते हैं, 2 प्लेसेस से, और हमारे कॉलम का जो शॉर्टर स्पैन होता है वहां पे हम लोग सिंगल एक ओलंबा लेके या फिर प्लम बॉब लेके चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपर लेवल में है कि नहीं। तो इसके मदद से हमें कॉलम की स्ट्रेटनेस पता चल जाती है, प्रॉपर लेवल मिल जाता है, और जब सारा कुछ सही हो जाता है, हमारी फिक्सिंग, हमारे प्रॉप्स प्रॉपरली एडजस्ट हो जाते हैं, तो वीडियो की इस पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कास्टिंग की जा रही है। ये कास्टिंग एक्चुअली मैन्युअली हो रही है क्योंकि कॉलम के नंबर्स कम है यहाँ पे, तो आरएमसी की ज़रूरत नहीं है, हैंड मिक्सिंग से भी हो सकता है। और यहाँ पर आप लोग एक लेबर देख रहे हैं जिसके हाथ में नीडल वाइब्रेटर है। तो आप लोगों को पता है वाइब्रेटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। प्रॉपर कास्टिंग होने के बाद फिर हम लोग 24 आवर्स के बाद, नॉमिनली 24 आवर्स के बाद इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आपका कॉलम कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो आप लोगों ने प्रॉपरली देख लिया होगा इस वीडियो में कि किस तरह से शटरिंग्स अप्लाई की हम लोगों ने और किस तरह से कॉलम की ओपनिंग की। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से शटरिंग की गई, किस तरह से उसको फिक्सिंग किया, कैसे उसके स्टिफनर्स अप्लाई किए गए, कैसे उसके जॉइंट्स को सील किया, फिर कैसे कास्टिंग करते हैं, और फिर नीडल वाइब्रेटर का यूज़ आप लोगों ने देखा। तो प्रॉपर तरीके से अगर हम कास्टिंग के मेथड को फॉलो करते हैं तो जैसा आप लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा कि आपको ऐसे ओपन कॉलम्स आपके 24 आवर्स के बाद मिल जाते हैं, जिसमें कि एकदम मिनिमम क्वांटिटी में रफ आए तो बहुत बढ़िया है। अगर ज़्यादा रफ आ जाता है या हनी कोम्बिंग ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारा कॉन्क्रीटिंग का जो प्रोसीजर था वो रॉन्ग था। तो इसीलिए हमें ये सब करने से पहले अच्छी तरह से प्लानिंग करके फिर उसको अप्लाई करना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और हमने जो काम किया है वो काम भी खराब नहीं होता। क्योंकि क्या है, कॉन्क्रीटिंग में बहुत पैसा लगता है। तो लास्ट वीडियो और इस वीडियो को कनेक्ट करके आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रेनफोर्समेंट कैसे की जाती है, कैसे शटरिंग की जाती है और कास्टिंग कैसे होती है। और फिर 24 आवर के बाद जब हम कॉलम के शटर्स को ओपन करते हैं या बॉक्सेस ओपन करते हैं तो आप लोगों को अपना कॉलम कैसे नजर आता है। ये सारा कुछ आप लोगों ने इन 2 वीडियोस में देख लिया। आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इनके कुछ प्रोसीजर्स दिखाऊंगा कि ड्राइंग्स को कैसे फॉलो किया जाता है और ड्राइंग्स की मदद से हम लोगों को ये कॉलम की प्लेसिंग या स्टील की प्लेसिंग कैसे करनी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।